हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2021 के जुलाई अटेम्प्ट बोल दीजिए या फिर एप्लीड अटेम्प्ट के इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डिफाइन कर रखे हैं। एलिमेंट्स हमें इस तरह से डिफाइन कर रखे हैं, ए आई जे 1 होगा अगर आई इक्वल्स टू जे है, माइनस एक्स है अगर आई माइनस जे का मोड 1 है, और बाकी के लिए 2x प्लस अदरवाइज 2x प्लस 1। मैट्रिक्स कैपिटल ए हम डिफाइन करते हैं। ये डायगोनल एंट्रीज तो 1 1 1 हो जाएंगी। आई माइनस जे का डिफरेंस, आई और जे का डिफरेंस 1 है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स। 1 2 2 1 2 3 3 2, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ 2x प्लस 1 आएगा और यहाँ 2x प्लस 1। अब मेरे को बोला है कि जो fx है वो इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। उस fx की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का जो सम है वो आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। मैं यहां से R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूं। वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर यहां से माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1, फिर यहाँ प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो जो डिटर्मिनेंट ए आता है हमारे पास में, अगर हम देखें यहां से तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x आ जाता है, ठीक है। fx जो है ये दे रखा है, तो fx जो है वो डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है, तो हम देख सकते हैं यहां से fx एक क्यूबिक आरक है। अब क्यूबिक की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, वैल्यू एट लोकल मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू का मतलब वैल्यू एट लोकल मिनिमा, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी जा रहा है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो मैक्सिमम का मतलब यहाँ लोकल मैक्सिमा पे वैल्यू है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम सबसे पहले तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स बना लीजिए, यहाँ फैक्टर्स बना लिए, नंबर लाइन पे मार्क करें हम, तो -1/3 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम यहाँ से देख सकते हैं x इक्वल्स टू -1/3, ये तो मैक्सिमा का पॉइंट है, एंड x इक्वल्स टू 1 ये मिनिमा का पॉइंट है। आपको मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज का सम पूछा गया है, दैट मींस इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट आएगा उनका सम पूछा गया है। तो हम यहाँ से f ऑफ -1/3 निकाल लेते हैं। f ऑफ -1/3 यहाँ x की जो -1/3 पुट कर दीजिए, तो वो कैलकुलेशन में स्किप कर रहा हूँ, 22/7 आता है। और f ऑफ 1 निकाल लीजिए, f ऑफ 1 यहाँ से -4 आता है। तो आपसे इनका सम ही तो पूछा गया है। और ये आंसर में है। इस क्वेश्चन में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और x इक्वल टू 1 पे y का जो वैल्यू है वो -1 है, और x इक्वल टू 3 पे y के वैल्यू का स्क्वायर पूछा गया आपसे। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर देखूं तो मैं देख रहा हूं कि इस x को तो हम इधर ले आए और इस y रूट ऑफ y 1 माइनस वाई स्क्वायर को dy के साथ ले आए। अभी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम यहां से इंटीग्रेट कर लें इसे।
एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप बाई पार्ट से कर लीजिए, तो ये मैं आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन आप 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट करके कर लीजिए, या वाई स्क्वायर को टी पुट करके कर लीजिए, तो ये इसका इंटीग्रेशन ये आ जाता है। अब यहाँ आपको दे रखा है कि x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू -1 है, तो आप यहाँ से x इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए, तो यहाँ से जो c है वो आपको 0 मिल जाएगा। आप यहाँ पुट कीजिए तो यहाँ से 0 माइनस 0 इक्वल टू c, तो ये क्या आ गया आपके पास है, ये कर्व आ चुका है। अब मेरे को बोला है कि अब इस कर्व में x इक्वल टू 3 पुट करने पे जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है उसका स्क्वायर है आंसर। तो मैं अब यहां से देख सकता हूं कि x की वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिए, सॉरी यहाँ 2e की पावर 3 आएगा, और ये स्क्वायर किया तो 4e की पावर 6 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना 1 माइनस 4e की पावर 6 आ गया। तो अब आप यहां से देख सकते हो ये आपसे पूछा गया है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आपको एक वर्ड दे रखा है एग्जामिनेशन, इसके सारे लेटर्स को आप अरेंज कीजिए, उसमें फिर एम के 4th पोजीशन पे आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई आपसे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस में जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे बना लेता हूं मैं। तो हमने ए, फिर आई, फिर उसके बाद में एन, ई, ओ, एक्स, एम, टी, ये टोटल 11 लेटर्स आ गए। सैंपल स्पेस अगर हम कैलकुलेट करें ठीक है, ये आ गया। अब इवेंट ही डिफाइन करें, जिस इवेंट की बात हमसे की जा रही है कि एम जो है वो 4th पोजीशन पे आ रहा हो, अपीयर्स एट 4th पोजीशन। अब 4th पोजीशन पे एम के अपीयर होने के चांसेस की बात अगर हम करें, 4th पोजीशन पे एम का अपीयर होने का मतलब क्या हो गया, मैं यहां से 11 पोजीशन और यहां पे एम रख दूं। अब रिमेनिंग 10 पोजीशंस पे अरेंज कर दें, तो रिमेनिंग 10 पोजीशंस पे ये आंसर हो गया। हमें पता है इवेंट में भी नंबर ऑफ वेज निकाल चुके हैं, सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ वेज निकाल चुके हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास में, ये 1/11 आ गई, जो आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है। इसको मैं एक और तरह से कर सकता हूं कि 11 पोजीशंस हैं, एम को आपको रखना है, तो एम के सामने 11 पोजीशंस, तो सैंपल स्पेस 11, और 4th पोजीशन पे आना है, इसका मतलब ये 1 जो है ये 4th पोजीशन सैंपल स्पेस में। मतलब इस बार हमने यहाँ जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं वो अरेंजमेंट डिफाइन किए यहाँ, जबकि एम के लिए पोजीशन सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया गया। जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें दे रखा है f(x) एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax² + 6x + 15, ये बोला है -∞ to 3/4 में इंक्रीज कर रहा है, 3/4 to ∞ में डिक्रीज कर रहा है। फिर आपको बोला है कि जो gx है वो है ax² - 6x + 15, gx का मैक्सिमा है मिनिमा की बात की गई। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं -∞ to 3/4 में इंक्रीज कर रहा है, 3/4 to ∞ डिक्रीज कर रहा है, इसका f' 3/4 जो है वो 0 होगा। हम यहाँ से f' निकालते हैं, और यहां से f' 3/4 को 0 कर दें, यहाँ 2 बच जाएगा, ये कितना आएगा 3a + 12 = 0, तो a = -4 आ गया। अब a की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, अब मेरे को ये पता करना है gx में, gx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मिनिमा आ रहा है मैक्सिमा आ रहा है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, इसका मतलब इस तरह का ग्राफ आएगा,
तो मिनिमा वाले तो ऑप्शन आप रिजेक्ट कर दीजिए, मैक्सिमा का ही है। डिफ्रेंशिएट करें हम, -8x - 6 माइनस यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया 4x + 3। तो हम देख रहे हैं कि x = -3/4 जो है वो क्या हो गया, मैक्सिमा का पॉइंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है लोकल मैक्सिमा एट x = -3/4। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस इंटरवल में से का एक इंटीग्रल वैल्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये जो एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है आपको x² + 2 × a + 4x - 5a, इसके ऑलवेज पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कितने इंटीजर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सैंपल स्पेस में हम देख सकते हैं यहाँ से 36 इंटीजर सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का d < 0 कर दें। फोर से तो 4 कैंसिल, तो ए इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो अगर मैं देखूं इस इंटरवल में से कौन कौन से इंटीजर्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। तो अगर हम इवेंट की बात करें तो नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीजर्स यहाँ कितने आ रखे हैं, 3 3 6, ये 8 इंटीजर्स आ रखे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 2/9, वो जो आंसर में दे रखी। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to a और आपसे फिर a की वैल्यू पूछी गई है। तो हम यहां से देख रहे हैं कि भाई ये बॉक्स x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, x - बॉक्स x एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो यहाँ पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। x - बॉक्स x जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट x है, उसका पीरियड कितना होता है 1। तो हम यहाँ से जो पीरियड है 1, तो इसका मतलब हम बॉक्स a बाहर निकाल लेंगे। और इसमें से पीरियड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो 0, तो ये जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है बच जाएगा। ठीक है, 0 to 1 में बॉक्स x जो होता है वो 0 होता है, तो यहाँ बॉक्स x की जगह 0 रख दिया और यहाँ भी बॉक्स x की जगह 0 रख दिया। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम। e रेज टू पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0, और यहाँ भी e रेज टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट a माइनस e रेज टू पावर 0। अब मैं दोनों तरफ e का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूं। तो कोफिशिएंट कंपेयर किया और बाकी बचा e का कोफिशिएंट और बाकी बचा हुआ कंपेयर किया, तो बॉक्स a की जगह यहाँ 10 रख दिया, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट a क्या आ गया log 2 to the base e। मेरे को a की वैल्यू पूछी गई है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जो a है वो ये आप आंसर में देख सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स A दे रखा है,
और बोला है कि ए को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। सिमेट्रिक पी है, स्क्यू सिमेट्रिक क्यू है। क्यू का जो डिटर्मिनेंट है वो 9 है, तो पी के डिटर्मिनेंट की वैल्यूज के सम का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया। तो सबसे पहले अगर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ये पी हो गया और ये जो है ये क्यू हो गया। ए ट्रांसपोज अगर हम लिखें, यहां हमने लिखा तो ये कितना आ गया 2 3 माइनस ए बाई 2 एंड ए माइनस 3/2। ये P है, ये Q है। अब मेरे को बोला गया है कि Q का जो डिटर्मिनेंट है वो 9 है, तो यहां से अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये इसको सोल्व किया तो एक की वैल्यू एक आती है -3 और एक आता है 9, तो एक की दो वैल्यू आ रही है। अब डिटर्मिनेंट P की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहां से, तो ये जो है ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये P है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0 माइनस। अब मैं देख रहा हूं कि ए की -3 पुट करने पर अलग वैल्यू आएगी, 9 पुट करने पर दोनों वैल्यू निकालते हैं हम। ए इक्वल्स टू -3 पुट किया तो जो डिटर्मिनेंट P आ रहा है यहाँ -3 पुट करने पे 0 आ रहा है, और अगर हम 9 पुट कर रहे हैं तो जो डिटर्मिनेंट P आ रहा है वो अलग आ रहा है। 9 पुट करने में 9 6 36 आ रहा है, -36। ठीक है, मेरे से क्या पूछा गया है इन वैल्यूज का सम, तो पहले तो सम निकाल लेते हैं और फिर उस सम का मॉडुलस, तो ये 36 आंसर। इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर ए दे रखा है 2i कैप प्लस j माइनस 2k, दूसरा वेक्टर बी दे रखा है i कैप प्लस j कैप, फिर सी वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है a डॉट सी इज मोड सी एंड c माइनस a का जो मोड है वो 2√2 है। और हमसे पूछा गया है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हमें ये भी दे रखा है a क्रॉस b और c के बीच में जो एंगल है वो π/6 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख सकते हैं, और इनके बीच का एंगल कितना π/6। अब मैं जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास में a और b से a क्रॉस भी निकाल सकता हूं, तो पहले तो हम a क्रॉस भी निकाल लेते हैं। टू आई कैप, फिर j में -2 j कैप, फिर k प्लस k कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास में 3 आ चुका है। c का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, c का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो बेसिकली c का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हम यहां से देखें c का मैग्नीट्यूड हम यहां से निकाल सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c डॉट a इज 8। c स्क्वायर a स्क्वायर मतलब a का मैग्नीट्यूड है स्क्वायर, तो ये आ गया 9। ये c डॉट a की जगह यहाँ c लिख सकते हैं, तो यहां से c का मैग्नीट्यूड 1 आ गया। ये c या c का मैग्नीट्यूड दोनों एक ही चीज है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये जो आंसर है वो कितना आ गया हमारे पास है 3/2 आ गया। जो क्वेश्चन है ये फंक्शन का है, इसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये बोला है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो ये -∞ टू a यूनियन क्लोज b टू ओपन c यूनियन क्लोज 4 टू इंफिनिटी, तो आपको a प्लस बी प्लस सी पूछा गया। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन निकालने के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम
कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए इसको t मान लेते हैं। मेरे को पता है t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, t जो है वो इंटीजर ही होगा। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो t जो आएगा वो हमारे पास में 0 to 2 यूनियन ओपन 3 to इंफिनिटी। t इंटीजर ही है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से 3 से बड़ा है, दैट मीन्स 4, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये बात बराबर ही है। तो हम अगर अब सोल्व करें, एक तो ये इनइक्वालिटी सोल्व कर लीजिए और एक ये इनइक्वालिटी सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करें अगर हम, तो बॉक्स x जो होगा वो क्या होगा आपके पास में, 2 से -2 जाएगा, सॉरी ठीक है। तो अगर अब यहां से हम देखें तो जो x होगा वो -2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, यहाँ से जो x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा और यहाँ से जो x होगा लेस देन -3 होगा। तो मैं इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन -2 क्लोज टू 3 ओपन यूनियन 4 क्लोज टू इंफिनिटी। अब अगर इसके साथ कंपेयर कराऊं तो a जो है वो तो -3 है, b जो है वो -2 है और c 3 है। और आपसे क्या पूछा गया, a प्लस बी प्लस सी पूछा गया, तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ -2 हो गया। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं किसके इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हमने पढ़ा है, तो ये वाला लगाएं। तो पहले वाले के तो माइनस लगा दीजिए और अब ये माइनस में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये माइनस पी, ये जो एंड है ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस ऑफ माइनस क्यू, तो ये क्या हो गया माइनस पी और क्यू, ये भी माइनस पी और क्यू ही तो है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब दोनों सेम ही तो है, सेम का यूनियन तो यही आ जाएगा। और ये किसके इक्विवेलेंट है, यहां से देख सकते हैं ये किसके इक्विवेलेंट, P इंप्लाइज Q के इक्विवेलेंट। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 6 ऑब्जर्वेशंस, उनका मीन 6.5 है, उनका वेरिएंस 10.25 है, उनमें से 4 ऑब्जर्वेशन 2, 4, 5 एंड 7 है, तो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन कौन से हैं। तो हम जो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन है वो x और y मान लेते हैं और अब मीन का फॉर्मूला लगाएं। तो यहां से हम देखें कितना आ गया, 18 प्लस x प्लस वाई बाई 6 इज इक्वल टू 13/2। तो यहां से ये कितना हो गया, x प्लस वाई जो है यहाँ से 21 आ गया। अब हम देखें सारे जो ऑप्शंस हैं वो हमें उनमें सम 21 ही है, तो इसके बेसिस पे हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे। सिग्मा स्क्वायर का यूज करें। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यहां से रखा ये 10.25 इक्वल्स टू इनके स्क्वायर्स का सम 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस मीन का स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको सोल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आता है वो आपके पास में 221 आ जाता है। एक्स प्लस वाई पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, वैसे आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, बट फिर भी हम सब्जेक्टिव तरीका देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और आप यहां से रख रहे हो तो x इंटू वाई आ रहा है 110, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर लूं, एक क्वाड्रेटिक बना लेते हैं जिसके रूट्स जो है x और y हो, तो वो इस तरह से बनेगी, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से जो रूट्स आ रहे हैं वो 10 और 11 आ रहे हैं, तो एक तो 10 हो गया और एक 11 हो गया, तो यहां से आप ऑप्शन में 10 और 11 देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन में x की पावर 256 का कोफिशिएंट क्या है, फिर आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो 1 माइनस एक्स इंटू ये एक्सप्रेशन जो है, ये बेस अगर देखें तो ये 1 माइनस एक्स क्यूब बनता दिख रहा है, तो मैंने 1 माइनस एक्स तो अलग किया, जो 100 पावर हो इसके साथ क्लब कर लिया। ठीक है, इसको अलग अलग कर लीजिए। अब मेरे को x की पावर 256 चाहिए, तो मैं यहां से निकालूंगा और यहां से निकालूंगा। तो इसमें अगर देखें तो जो 256 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इधर से पहले हम देखें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 256 क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 256 इन माइनस ये x है, तो इसका मतलब इस बचे हुए में से कितना x की पावर 255 निकाल लें। कोफिशिएंट x की पावर 255 इन, तो जो 256 और 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब इसमें से x की पावर 256 का कोफिशिएंट 0 आएगा। इधर से अगर देखें तो इसकी जनरल टर्म लिख देते हैं हम। तो देख रहा हूं कि 255 मतलब r को अगर हम यहाँ 85 रखें तब जाके 255 आ रहा है, तो ये जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, -100c85। तो ये कोफिशिएंट आ गया। अब देख रहा हूं कि जो ऑप्शंस हैं उनमें 15 16 है, जो लोअर सफिक्स है 15 या 16 दे रखे, इसको हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं NCR इक्वल टू NCN माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है ये कितना आ गया आपके पास है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है z इंटू ओमेगा का जो मॉडुलस है वो 1 है, आर्गुमेंट z माइनस आर्गुमेंट ओमेगा 3π/2 है। तो ये क्या होगा, ठीक है। z बार, तो सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं z बार, तो z बार में यहां से पहले तो इसको ऐसे लिख दूं, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z और इसको मैं आर्गुमेंट z बार लिख दूं, और यहां आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा दी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास में आर्गुमेंट पता है, और अगर मॉडुलस पता हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि z बार ओमेगा मॉडुलस भी 1 होगा, क्योंकि z और z बार का मॉडुलस सेम होता है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं z बार ओमेगा इक्वल्स टू, इसका मॉडुलस 1 है, और e रेज टू पावर माइनस आयटा 3π/2, इसका मतलब ये कितना हो गया, आयटा हो गया। ये उठा के रख दीजिए यहां। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गुमेंट चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस 2 आयटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस 3 आयटा। ये आर्गुमेंट निकाल सकते हो आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करके। तो यहाँ से जो आर्गुमेंट आता है माइनस tan इनवर्स 2 आता है, और ये जो आर्गुमेंट आता है यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, ITF का सम बता रखा आपको। ये आर्गुमेंट आ गया। इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, tan इनवर्स दिस प्लस sin इनवर्स दिस इक्वल्स टू π/4, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमसे पूछे गए हैं। तो मैं अगर यहाँ देखूं तो ये एक्सप्रेशन भी था काफी डिफिकल्ट है, इसको मैं अगर सोल्व करने की सोचूं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड अगर इक्वेशन नजर आती है तो फिर कोई स्पेशल केस वाला पार्ट सोचते हैं। तो मैं अगर यहाँ देखूं इसकी जो डोमेन है, यहां से अगर देखें तो ये कंडीशन क्या बता रहा है, ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से अगर देखें ये, तो मैं यहां से देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है।
इसका मतलब यहाँ से अगर डोमेन चेक करें तो डोमेन में लेफ्ट हैंड साइड की डोमेन में दो ही वैल्यूज आ रही है, 0 एंड -1। अब मैं अगर x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड जो आ रही है π/2 आ रही है, और x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूं तब भी लेफ्ट हैंड साइड π/2 आ रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड π/4 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकती। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो 0 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? 0। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया पैराबोला y² = 2x, इस पे कोई पॉइंट है P2, 2, इस पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, ये एक्सिस को Q पे, और जो नॉर्मल है वो पैराबोला को दोबारा R पे कट करा। तो ट्रायंगल PQR का एरिया पूछा गया। तो y² = 4ax के साथ कंपेयर करें तो जो a है वो हाफ R है, और P को अगर हम यहाँ T1 बोल दें और R को हम T2 बोल दें, तो यहाँ a_T1², 2a_T1। तो अगर यहाँ देखें हम 2a मतलब हाफ, y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर रहे हैं, तो T1 कितना आ गया? 2 आ गया। मैं टेंजेंट एट P लिख सकता हूं, T1y = x + a_T1²। मतलब यहां से अगर Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो Q के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट 0 रख दीजिए तो ये आ गया माइनस, तो Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 0। R के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं, ये भी हम पढ़ रखे हैं कि पैराबोला पे अगर T1 पे नॉर्मल पैराबोला को T2 पे कट करती है तो T1 और T2 में एक रिलेशन हुआ करता था। तो R के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे T2², तो ये कितना आ गया? 9/2, 2a_T3 -3। तो आपको P, Q और R तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो अब ट्रायंगल PQR का जो एरिया आएगा वो आप निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, मॉडुलस डिटर्मिनेंट। सबसे पहले पहला पॉइंट ले लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट ले लीजिए, फिर तीसरा पॉइंट ले लीजिए, और अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा निकाल लीजिए। तो ये जो एरिया आता है वो 25/2 आता है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि f(x) अगर कंटिन्यूअस है तो आपको a + b की वैल्यू बतानी है। तो मैं देख रहा हूँ कि दो चेक पॉइंट सारे 0 एंड 1। तो अगर 0 पे देखें, LHL will be equal to f(0) = RHL। 0 का लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें, 0 के लेफ्ट में ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है, तो जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी? 0 -1। 0 पर वैल्यू भी ये आ रही है, और RHL कितना आ रहा है यहाँ से देखिए a, और फिर बॉक्स -1। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। x = 1 पे अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? a -1। राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 2 - b, और वैल्यू भी 2 - b। तो a की वैल्यू 0 है, तो यहां से उठा के रखा, तो a 0 है, b 3 है, दैट मीन्स a + b जो है वो कितना हो गया हमारे पास में? 3 आ गया। इस इंटीग्रेशन की बात की गई है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ -1 to 1 लिमिट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो फंक्शन है e1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी 2 स्क्वायर रूट है, ये 2 स्क्वायर रूट हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, तो इस 2 को मैं यहाँ पावर में ले जाऊं, और ये स्क्वायर कर दें अगर हम, तो ये बन जाएगा। इसमें आप ln2 अलग कर लीजिए, और ये अलग कर लीजिए, और इसको हम I1 बोल देते हैं।
I1 की वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ रख देंगे। ये जो है ये तो ln2 हो जाएगा और ये I1 की वैल्यू हम निकालते हैं अभी। I1 जो है वो क्या है, मैं सबसे पहले तो बाई पार्ट्स लगाता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स, माइनस एक्स यहां माइनस आएगा, ये प्लस ठीक है। इसमें लिमिट्स रखिए तो 0 1 रखने पे भी 0 आ रहा है, 0 रखने पे भी 0 आ रहा है, 0 माइनस 0। यहाँ इसको अगर हम देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, 0 to 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने पुट किया तो 0 to 1 वो माइनस माइनस हो गया, एक्स डी एक्स की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह तो पहले 1 माइनस टी स्क्वायर रख दें, यहाँ डी एक्स की जगह टी डी टी रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कितना है, ठीक है, टी से टी कैंसिल, 1 माइनस टी स्क्वायर ये यहाँ और यहाँ स्क्वायर रूट में, तो इसको आप अलग कर लीजिए। वन माइनस टी, 1 प्लस टी कैंसिल हुआ तो ये क्या बच गया ऊपर, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी बच गया। अब मैं यहां इसको रैशनलाइजेशन कर दूं, अलग अलग कर लूं, यहां से ये कितना आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो I1 का इंटीग्रेशन एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैंने यहाँ बाई पार्ट्स लगाया, बाई पार्ट्स लगाया तो इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, फिर यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x और इस ln वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ लगा दिया, फिर मैंने इसको थोड़ा इकट्ठा करके लिखा है और अब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा। अब देखो आप ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ एक्स डी एक्स है, आप देखो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी, तो डी एक्स की जगह क्या लिख दिया, टी डी टी अपॉन एक्स, टी डी टी, और ये जो है ये एक्स है, ये टी आ गया और ये टी प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो अब मैंने यहां से देखा 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बच गया, मैंने ऊपर नीचे स्क्वायर रूट में से 1 प्लस टी कैंसिल कर दिया, तो नीचे स्क्वायर रूट में 1 प्लस टी बच गया। अब ये एक्सप्रेशन सिंपल है, आप चाहो तो इसको टी इक्वल टू कॉस थीटा पुट करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर आप रैशनलाइजेशन कर लीजिए, ऊपर नीचे रूट ऑफ 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग कर लिया, ये साइन इनवर्स टी का इंटीग्रेशन था, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर को यू स्क्वायर पुट कर लीजिए तो ये आ गया। तो मैंने यहां से देखा I1 की जो वैल्यू हो पाई बाई 2 माइनस 1 है, तो ये उठा के आप रख दीजिए, I1 की जो वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस 1, तो जो आपको इंटीग्रेशन दिया गया उसकी वैल्यू हो गई ln2 प्लस पाई बाई 2 माइनस 1। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहां से देखें तो ये जो इक्वेशन है हमें कुछ इस तरह की नजर आ रही है, और यहाँ से फैक्टर्स हमें पता है a माइनस बी ओमेगा, a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये होते हैं, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स बनाए तो x माइनस
तो अल्फा तो हो गया 3⁴ ओमेगा, एंड जो बीटा है वो कितना आ गया 3⁴ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक अब यहाँ मैं देख रहा हूँ अल्फा की पावर अल्फा की पावर 12 और अल्फा की पावर 96 है, और ओमेगा जी की जो पावर होती है अगर 3 का मल्टीपल होती है दैट मीन्स वो 1 हो जाता है। ये हमें पता है कि ओमेगा की पावर कोई भी 3 का मल्टीपल होगी तो 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ से अल्फा की पावर 12 निकालता हूँ तो 3⁻³ इंटू ओमेगा की पावर 12 ये 1, और सिमिलरली यही बीटा की पावर 12 हो जाएगी, और अल्फा की पावर 96 जो होगा यहाँ सीधा पावर 8 ले लीजिए तो 3⁻24, और यही बीटा की पावर 96 हो जाएगा। अब आपको जो एक्सप्रेशन पूछा गया है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख लीजिए। अल्फा की पावर 96 मतलब 3⁻24, ये कितना आ गया 27 माइनस 1, और यही एक्सप्रेशन सेम है, यही एक्सप्रेशन यहाँ जाएगा तो सीधा हम इंटू 2 कर देते हैं। इसका मतलब 26 इंटू 2 52 इंटू 3⁻24। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, उसमें ए बी 5 यूनिट दे रखा है, एंगल बी दे रखा है cos इनवर्स 3/5, और जो आर है सर्कम रेडियस वो 5 दे रखा है, और इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम साइड निकाल सकते हैं, ये जो एंगल है उसको तो हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, और जो साइड बी है वो कितना हो जाएगा 2r साइन बी। ठीक है, मेरे को अगर एक साइड पता चल जाए, एक साइड तो पता है, एक साइड और पता है, ये जो साइड बी हो कितनी हो गई 8 हो गई, ये साइड जो ए है यहाँ हम कोसाइन रूल लगा दें। कोसाइन रूल क्या होगा c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ca, तो कोस बी मतलब 3/5, c² मतलब यहाँ से 25 प्लस a² माइनस 64 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू ए, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ गया आपके पास में 6 इक्वल्स टू 6a इक्वल्स टू a² माइनस 39। यहां से जो a की वैल्यू है वो कितने आ गए 3 प्लस माइनस 4√3, तो a इक्वल टू 3 प्लस 4√3 तो एक्सेप्ट हो गया, 3 माइनस 4√3 जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास इन तीनों साइड्स आ चुकी है, कैपिटल आर पता है, तो जो डेल्टा होता है वो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ABC/4r लगा दीजिए, या फिर डेल्टा का आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हाफ c मतलब कितना है 5, साइड a मतलब 3 प्लस 4√3, साइन b मतलब 4/5, तो ये कितना हो गया आपके पास में 6 प्लस 8√3। आप यहाँ से भी जा सकते हो। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक कर्व है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है x इक्वल टू हाफ पे y की वैल्यू π/6 है। फिर आपको एक एरिया निकालना है, तो वो एरिया निकालना हो तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नजर आ रही है, मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ और dx से भी डिवाइड कर देता हूँ। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम y को vx रखते हैं, ये कितना आ गया आपके पास में v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू v tan v माइनस 1। ओपन कर लीजिए, v tan v प्लस x tan v dv/dx इक्वल्स टू v tan v माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। अभी वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया, सारी टर्म्स ln में है इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी हम ln में ले लेंगे, तो ये कितना आ गया आपके पास में ठीक है।
ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए बोल रखा है कि x इक्वल्स टू हाफ पे जो y है वो π/6 है। तो यहाँ से हमने जैसे पुट किया x इक्वल्स टू हाफ, तो जो y है वो π/6 पुट किया तो c जो है वो 1 आ गया। तो कर्व ही आ गया। अब मेरे को बुलाया गया है कि ये जो कर्व है, इस ये ग्राफ बनाया हमने 0 पे 0 है ऐसे, इसमें और 0 to 1/√2 और अपर हाफ प्लेन, ये एरिया पूछा गया। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 to 1/√2 x cos इनवर्स x dx होगा। cos इनवर्स x को आप थीटा पुट कर दीजिए, तो x कितना हो गया, cos थीटा dx कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो एरिया कितना आ गया, 0 पे पुट किया तो x π/2, ये π/4 और ये कितना हो जाएगा, थीटा साइन थीटा cos थीटा डी थीटा माइनस 2 2 और यहां से 2। लिमिट्स भी हमने चेंज कर दी तो माइनस का प्लस हो गया और ये कितना हो गया, अब आप यहाँ बाई पार्ट्स लगा लीजिए, इंटीग्रेट बाई पार्ट्स। तो जैसे हमने बाई पार्ट्स लगाया 1/4, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास है सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन ऐसे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 थीटा और यहां से ये कितना हो जाएगा, तो मैं जब ये इंटीग्रेशन करता हूं तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास में π-1/8 आ जाती है। ये कैलकुलेशन स्किप कर दी मैंने, आप आराम से वैल्यू पुट कर लीजिए। 2 थीटा का यहाँ 1 आएगा। इस इंटीग्रेशन को एक बार दोबारा से देख लीजिए, मैंने क्या किया, यहाँ से cos इनवर्स x को थीटा पुट किया तो x cos थीटा आ गया, dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा यहाँ रखा। तो अब मेरे को यहाँ साइन थीटा कोस थीटा जो है वो साइन 2 थीटा बनता हुआ दिखा, तो मैंने यहाँ से 2 थीटा करके साइन 2 थीटा, आप चाहो तो साइन 2 थीटा को टी पुट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से ही सॉरी 2 थीटा को आप टी पुट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ बिना 2 थीटा को टी पुट किया यहाँ से भी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर सकते हो। तो जब मैं ये इंटीग्रेशन करता हूँ तो उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो π-1/8 है। तो यही जो है ये एरिया बाउंडेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस दे रखी हैं, उनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो 9 दे रखा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी। लाइन से अगर हम लिखें तो जो फर्स्ट लाइन है वो अल्फा 2 2 प्लस लैम्डा 1 माइनस 2 2। सेकेंड लाइन जो है -4 0 -1 प्लस म्यू 3 -2 -2। तो अगर हमें लाइंस दे रखी हो इस फॉर्म में, आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी, आर इक्वल टू बी प्लस म्यू क्यू, इन लाइंस के बीच में अगर मेरे को शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने है तो सबसे पहले मैं ये डिटरमाइन करता हूँ लाइंस पैरेलल है या नॉन पैरेलल है। क्योंकि पैरेलल के केस में शॉर्टेज डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला होता है, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो फिर अलग फॉर्मूला होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर है ये कोलिनियर वेक्टर नहीं है, दैट मीन्स जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है। इसका मतलब जो लाइंस जो है वो स्क्यू लाइंस है, स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस बोल दीजिए या शॉर्टेज डिस्टेंस बोल दीजिए, वो ये फॉर्मूला होता है। तो पी क्रॉस क्यू निकालते हैं हम, पी क्रॉस क्यू जो है
ये p वेक्टर 1 माइनस 2 2, ये q वेक्टर 3 माइनस 2 माइनस 2। तो ये आपके पास में आ गया है 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। ये p क्रॉस q आ गया है। a वेक्टर माइनस b वेक्टर अगर हम निकालें तो ये a वेक्टर है अल्फा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये b वेक्टर है। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 4 कॉमा 2 कॉमा 3। अब a माइनस बी का p क्रॉस q के साथ डॉट अगर हम लें तो ये कितना आ रहा है, 8 टाइम्स अल्फा प्लस 4 प्लस 16 प्लस 12 अपॉन p क्रॉस q का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 12, और ये लेंथ किसके बराबर दे रखी है, 9 के बराबर दे रखी है। अब मैं यहां से देख सकता हूं कि ये अल्फा में एक लीनियर इक्वेशन है। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 2 अल्फा प्लस 15 अपॉन 3, एक बार प्लस के साथ ओपन किया, एक बार माइनस के साथ ओपन किया। यहां से जो अल्फा आ रहा है वो 6 आ रहा है, और यहां से जो अल्फा आ रहा है -21 आ रहा है। क्वेश्चन में अल्फा ग्रेटर देन 0 दे रखा है, दैट मीन्स -21 रिजेक्ट हो जाएगा, और ये अल्फा इक्वल टू 6 हो गया। तो जो आंसर है वो क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू 6। जो क्वेश्चन है ये लिमिट का है, इसमें आपको दे रखा है x अप्रोचिंग 0 ये लिमिट इसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर a के इक्वल है, तो a की वैल्यू पूछी गई। तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा बन रहा है। तो हम यहाँ देखें तो ये जो फॉर्म है ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है। 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, कि एफ एक्स 1 की तरफ अप्रोच करे, जी एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। तो इस लिमिट को आप इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग a, इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं हम। तो ये जो लिमिट एल है, इस एल को अगर हम यहाँ लिखें e रेज़ टू पावर दिस -1, तो 1 माइनस cos x रूट cos 2x। या अब मैं अगर इस लिमिट को कैलकुलेट करूं तो जो ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 यहाँ पूरे लिमिट के प्रोडक्ट में है। x अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 2 की जो वैल्यू है नॉन जीरो फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए स्क्वायर रूट आ रखा है, तो इस पार्ट को हम रैशनलाइज कर देते हैं। ये जो लिमिट है, जो पावर, इसको हम एक बार के लिए q बोल देते हैं। तो जो q आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 2 का तो 2 लिख देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया है, मैंने ये जो बार बार e की पावर लगाने के बजाय मैंने इस जो पावर में जो लिमिट है इसको q बोल दिया, और q को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब आप इस फैक्टर को देखिए 1 प्लस 1, ये इस फैक्टर की जगह हम 2 रख देंगे। यहाँ cos 2x को हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। वन प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 cos की पावर 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर के फैक्टर्स बन जाएंगे,
अब अगर हम यहाँ देखें तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस फैक्टर की जो लिमिट है वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जगह हम 3 रख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिमिट 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो q है, q की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो जो लिमिट है ये जो e रेस्ट टू पावर a हमें दे रखा है, दिस इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर q, और e रेस्ट टू पावर q मतलब e रेस्ट टू पावर 3, तो यहाँ जो a है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABCD एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करें जिसका कॉमन डिफरेंस लैम्डा है, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ a माइनस सी डी माइनस बी, फिर हमें यहाँ भी दिख रहा है x x x। तो सबसे पहले तो हम ये कॉमन डिफरेंस का यूज कर लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहां से हम a माइनस सी की जगह माइनस 2 लैम्डा लिख सकते हैं, ये x माइनस 1, और ये d माइनस बी की जगह प्लस 2 लैम्डा लिख देते हैं, ये x प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। अब मैं यहाँ R1 गोज टू R1 माइनस R2 लगा दूं, और R2 गोज टू R2 माइनस R3 लगा दूं। तो जैसे हमने लगाया तो x से x कैंसिल हो गया, ये 1 माइनस 2 लैम्डा आ गया, ये माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा आ गया। यहां से b माइनस सी बनेगा, b माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लैम्डा, ये भी माइनस लैम्डा, ये जो है x प्लस डी हो जाएगा, इधर भी ये माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, और एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ माइनस लैम्डा यहाँ R1 गोज टू R1 माइनस R2 एक बार और लगा दूं, तो ये यहाँ आपके पास में 2 आ गया है, ये 0 है, ये 0 है, बाकी ये सेकेंड रो जो है वो एज इट इज होगी, थर्ड रो भी एज इट इज होगी, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, माइनस लैम्डा एक्स प्लस सी प्लस लैम्डा एक्स प्लस डी, ठीक है। यहां से लैम्डा कॉमन आ गया, और ये क्या बच गया, एक्स प्लस डी माइनस एक्स माइनस सी, डी एक्स से एक्स कैंसिल, डी माइनस सी की जगह हम लैम्डा रख सकते हैं, तो ये लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, और आपसे लैम्डा स्क्वायर की ही वैल्यू पूछी गई। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितनी रैशनल टर्म्स है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स पूछी गई है। तो मैं यहां सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखूंगा, अब रैशनल टर्म्स होने के लिए जो पावर्स है ये सब इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में जो बात ध्यान रखने लायक है वो ये है कि 4 जो है उसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 2 की पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो 2 की पावर है वो भी आपके पास में इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, और r/6 5 की पावर वो भी इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, तो ये भी एक इंटीजर होना चाहिए, और जो ये 120 माइनस r/2 ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। r की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास में इस रेंज में होनी चाहिए, तो मैं देखूं यहां से एक AP आ रही है 0 6, फिर उसके बाद में यहाँ 12 18, कहां तक जाएगा ये 120 तक होगा। इसमें अगर देखें तो इसमें भी वही वैल्यूज आ रही है, इनफैक्ट दोनों से सेम ही वैल्यूज आ रही है,
तो इंटरसेक्शन जो होगा वो यही आ जाएगा, आर की जो वैल्यूज हैं वो यही आएंगे। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 0 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो आप इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। तो यहां से 21 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर है, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ जो पावर्स और इंटीग्रल पावर्स है, तो हर एक आर के कोरेस्पॉन्डिंग आपको एक रैशनल टर्म मिल जाएगी। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने होगी आपके पास में, 21 होगी। इस क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि टोटल 15 मेंबर्स, उसमें 6 बॉलर्स हैं, 7 बैट्समैन है, 2 विकेट कीपर्स है। आपको 11 मेंबर्स की एक टीम का सिलेक्शन करना है, जिसमें एटलीस्ट 4 बॉलर्स और 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। तो एटलीस्ट है इसका मतलब हम केसेस बना के एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। तो हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में जाते हैं। बॉलर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर, ये टोटल कितने हैं, 6, ये कितने हैं, 7, ये कितने हैं, 2, टोटल 11 होने चाहिए। एटलीस्ट 4 बॉलर्स, 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, मतलब टोटल इन्होंने बोल दिया काउंट 10 है। अब एक एक्स्ट्रा जो है, आप मान लो आप बॉलर से उठाओ तो 5 बॉलर हो गए, फिर 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर, या फिर आप बैट्समैन से उठाओ, या फिर आप विकेट कीपर से उठाओ। तो ऐसे टोटल 3 केसेस बन गए। ये हमें पता होना चाहिए कि जब एटलीस्ट एटमोस्ट आता है तो हम उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जो एटलीस्ट वाला था उसको एग्जैक्टली 5 बॉलर्स, 5 बैट्समैन, 1 विकेट कीपर, ऐसे सेकंड केस और ऐसे थर्ड केस। अब फर्स्ट केस के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वेज निकालें तो 6 बॉलर्स में से 5 बॉलर्स का सिलेक्शन, 7 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन का सिलेक्शन, ये आंसर है। ये इस फर्स्ट केस का आंसर है। तो ये जो वैल्यू है ये 252 आ जाती है। अगले में 6C4, 7C6, 2C1, ये वैल्यू। थर्ड में 6C4, 7C5, 2C2। तो इन तीनों केसेस का जो सम है वो आपके पास में 777, ये आंसर हो गया फाइनली। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि लाइन है y को mx प्लस सी, वो इस पैराबोला के लिए फोकल कोड है और इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, और आपसे जो वैल्यू पूछा गया है ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि इस पैराबोला को अगर y² - 4x के साथ कंपेयर करते हैं तो जो a है वो 16 आ रहा है, तो जो फोकस है वो -16,0 आ गया। y² - 64x के लिए हमने फोकस डिटरमाइन कर लिया। अभी जो फोकस है इस कोड पे लाई करेगा, तो -16,0 हम सेटिस्फाई कराएं तो c की वैल्यू यहां से 16 m आ गई। ठीक है, तो मैं अगर यहां रखूं तो ये कितना आ गया आपके पास है, 17 × 4, 68√2m, ये अपना आंसर होना चाहिए। अब m निकालें, c को हम एलिमिनेट करा चुके हैं। अब ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, इसका मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर अगर हम निकालें तो सेंटर कितना आ रहा है, -10,0 और रेडियस कितना आ रहा है 2। तो अब हम सर्कल के कोरेस्पॉन्डिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर देते हैं। -10,0, तो ये कितना आ गया, 16m - 10m अपॉन √1 + m²। ये तो -10,0 से डिस्टेंस होगी लाइन का, इक्वल्स टू रेडियस। रेडियस कितना है 2, तो ये कितना है 6m² कीजिए, तो स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36m² इक्वल्स टू 4 + 4m²। तो यहाँ से 32m² इक्वल्स टू 4, m² कितना आ गया 1/8, m कितना आ गया 1/2√2। m की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है क्वेश्चन में, इसलिए जो माइनस वाला वो रिजेक्ट कर दिया। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई वो 34 आ गई है।
इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक प्लेन है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है। इन 3 पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। एक को हमने ए दे दिया, दूसरा जो पॉइंट है वो, और तीसरा पॉइंट है, ठीक है। प्लेन P इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। फिर एक वेक्टर ए वेक्टर है अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के पैरेलल है, और एक वेक्टर दे रखा है, उस वेक्टर को हम आर वेक्टर बोल देते हैं। उस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको हम ऐसे लिख दे 1 2 3, इसके परपेंडिकुलर है। और उस एक ए वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के साथ जो डॉट है वो 2 दे रखा है। तो आपको अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर पूछा गया। तो सबसे पहले तो हम इस प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर्स निकाल लेते हैं। स्मॉल पी वेक्टर ए बी वेक्टर बोल देते हैं। तो ए बी वेक्टर कितना आ गया, 2 जे कैप आ गया। एक ए सी वेक्टर बोल देते हैं, तो ए सी वेक्टर कितना आएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। ए बी सी माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। और आर वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब जो वेक्टर ए है वो पी और क्यू के तो प्लेन में है और आर के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स हम यहाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। पी और क्यू के प्लेन में, आर के परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो वेक्टर ए है इसको हम क्या कर ले, लैम्डा टाइम्स पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, इसको हम निकालते हैं। यहां में P और Q का क्रॉस लेने की जरूरत नहीं, सीधा हम VT पे फॉर्मूला लिख देंगे, P डॉट R इंटू क्यू माइनस Q डॉट R इंटू P। क्लियर है। अब यहां से अगर हम देखें तो P डॉट R जो है इसका और इसका डॉट लें तो ये 4 आ गया। Q डॉट R को अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, -1 प्लस 2 माइनस 9, ये -8। तो प्लस माइनस आया है, इसका मतलब ये, ठीक है। यहां P वेक्टर और Q वेक्टर को उठा के रख दीजिए। तो P वेक्टर और Q वेक्टर को उठा रखें अगर हम यहां लैम्डा 4 टाइम्स Q, तो -4 प्लस 4 माइनस 12 प्लस 8 टाइम्स P, 0 16 0। तो ये कितना आ गया आपके पास, लैम्डा -4 20 एंड -12, ठीक है। लैम्डा यहां ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो अगर हम यहां से देखें जो अल्फा है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा की अगर हम बात करें तो अल्फा कितना हो गया, -4 लैम्डा, बीटा माइनस मतलब -20 लैम्डा, फिर ये -12 लैम्डा। तो ये कितना आ गया आपके पास है, -36 लैम्डा आ चुका है। बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा दे दी गई है कि इस ए वेक्टर का इसके साथ जो डॉट है वो 2 होना चाहिए। तो हम ये ए वेक्टर का इसके साथ डॉट ले लेते हैं 2। तो ये कितना आ गया, -4 लैम्डा, फिर +20 लैम्डा, फिर -24 लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो कितना आ गया, -8 लैम्डा इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स लैम्डा कितना आ गया यहाँ से, -1/4। आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई, इनफैक्ट अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा दिस इज इक्वल टू 36 लैम्डा इंटू -1, और इसको फिर -1/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 9। और आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर 81 आ गया। इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, और फिर बी जो है वो ए की पावर्स के टर्म्स में लिखा हुआ है, और बोला गया है कि बी मैट्रिक्स में जो 1 3 फर्स्ट और थर्ड कॉलम वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहां से हमें 1 3 पूछा गया, इसका मतलब हमें बी निकालना तो पड़ेगा, मतलब बेसिकली ए की पावर्स निकालनी तो पड़ेगी। तो मैं
ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह निकालो, एक तरीका है कि मैं ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के वहां पैटर्न आइडेंटिफाई करूं, बट वहां थोड़ी सी श्योरिटी कम होती है, कई बार पैटर्न मिलता नहीं है। यहाँ अगर हम देखें मतलब पैटर्न मिल जाता है बट उसके लिए बहुत ज्यादा माथाफोड़ी करनी पड़ती है। इसको हम ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी भी जेई में आ रखे हैं पहले, इसको हम आई अलग कर लेते हैं और जो बाकी बचा हुआ है उसको अलग कर लेंगे। तो ए को हम लिख देते हैं आई प्लस सी, ठीक है। अब सी का स्क्वायर अगर हम निकालें तो जो सी का स्क्वायर आता है वो हमारे पास में 0 0 1 0 0 0 0 0 0 और सी क्यूब जो आएगा वो हमारे पास में अब सी क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब जो सी की सारी पावर्स हायर पावर सब की सब नल मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब यहां से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं, आई के साथ कम्यूट करता है इसलिए बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, आई और सी जो है वो कम्यूट करेंगे, आई की पावर 20 प्लस 20 C1 C प्लस 20 C2 C स्क्वायर प्लस उसके आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सी क्यूब वगैरह सब जो है हायर पावर्स सब नल मैट्रिक्स हैं, माइनस 20 टाइम्स आई प्लस 7 C1 C प्लस 7 C2 C स्क्वायर, इसके आगे लिखने की भी जरूरत नहीं हमें, आई प्लस 20C प्लस ये जो है 190C स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स यहाँ आई प्लस 7C प्लस ये कितना आ गया 7C2 मतलब 21C स्क्वायर प्लस 2i। यहां से हम आई का इकट्ठा करें कोफिशिएंट तो ये कितना आ गया माइनस 9i, सी जो है वो कैंसिल हो गया है 140 माइनस 140 और जो सी स्क्वायर है वो 910। अब मैं अगर यहां से माइनस 9i लिखूं सी स्क्वायर को 910 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मैट्रिक्स बी आ चुका है। अब इस मैट्रिक्स बी में जो 1 3 एलिमेंट है वो हम यहां से देख के बता सकते हैं 910 आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि 3 वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और सब तीनों वेक्टर्स ए बी सी जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ए प्लस बी प्लस सी के साथ थीटा एंगल के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। तो आपको 36 इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू पूछेगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ इनका मैग्नीट्यूड जो है वो लिख लेते हैं ये आर। अब जो कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का किसी भी एक वेक्टर के साथ एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमें पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू सी डॉट ए। तो ए डॉट ए मतलब आर स्क्वायर प्लस 0, ये जो ए का मैग्नीट्यूड है वो आर है। अब ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दें, और ये 0 हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए सब 0 है, तो ये कितना हो गया √3r। ये √3r यहाँ रख दीजिए। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई है। अब आपसे क्या पूछेगा 36 टाइम्स cos स्क्वायर 2 थीटा। तो सबसे पहले तो हम cos 2 थीटा निकालते हैं यहां से,
तो ये -1/3 आ गया, और 36 टाइम्स cos स्क्वायर 2 थीटा मीन्स ये वैल्यू 4 आ गई है। इस क्वेश्चन में एक एलिप्स दे रखा है x² + 4y = 5। इसमें वाला है 1,1 पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट और एलिप्स एंड x = √5 से जो एरिया बाउंडेड है वो आपको निकालना है, ये एरिया बाउंडेड निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 1,1 पे टेंजेंट ड्रॉ करें। इक्वेशन जो टेंजेंट आएगी वो क्या आएगी, t = 0 x(x1) + 4y(y1). तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये एरिया निकालना हमें, तो एरिया क्या आएगा, इसको हम x के रेस्पेक्टिव इंटीग्रेट करें, x = 1, ये एरिया बाउंडेड है तो 1 से √5 तक x की लिमिट। ऊपर जो ग्राफ है ऊपर ये लाइन है तो इसमें y इन टर्म्स ऑफ x माइनस नीचे एलिप्स है, y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये कितना आएगा 1/2 √5 - x² dx। इंटीग्रेट करें, अब इंटीग्रेशन ही बाकी है बस, तो 5x/4 - x²/8, यहाँ लिमिट्स हमने रख दी 1 to √5 माइनस ये 1/2 तो बाहर आ गया, और √(a² - x² का फॉर्मूला होता है a²/2 sin इनवर्स x/√a। इसमें आप लिमिट्स रख दीजिए √5, एक बार x को √5 रख दीजिए, फिर माइनस करके 1 रख दीजिए, तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आपके पास में 5 √5/4 -5/4 -5/4 cos इनवर्स 1/√5 आती है। अब हमें दे रखा है दिस एरिया इज इक्वल्स टू α√5 + बीटा + गामा cos इनवर्स 1/√5। तो मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो जो अल्फा है वो हमारे पास में 5/4 आ गया है, बीटा हमारे पास में -5/4 आ गया है, और गामा हमारे पास में -5/4 आ गया है। नेक्स्ट इसमें हमसे पूछा गया अल्फा + बीटा + गामा का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ से हम देखें तो 5/4 में 1.25 आ रहा है। इस क्वेश्चन में हल्की सी कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने ये बताया नहीं कि अल्फा और बीटा गामा जो है रैशनल है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो कि ये जो अल्फा √5 है इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, बीटा इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। बट जेईई मेन का है, जेईई मेन में आप इतनी कंट्रोवर्सी तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन 100% करेक्ट हो इसकी कोई जरूरत नहीं, 95-99% में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ही।